बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास से खिताब करते हुए हुकूमत की एक साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत सारे जो मनसूबे हैं उनकी तायीद की है और मुल्की इस्तेहकाम के लिए ख़ास तौर पे माली इस्तेहकाम के हवाले से जो हुकूमत के इक़दामात हैं उनकी सताइश की, उनको सराहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात की है, जो सिंध में रौला शोला पड़ा हुआ है, एहतजाज हो रहा है और बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहा है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन बहरहाल वहाँ सिंध में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है और मौक़िफ़ ये है कि जनाब दरियाए सिंध पे नहरें बनाई जा रही हैं चोलिस्तान के लिए। इसका फ़ायदा पंजाब को होगा और सिंध का पानी जो है उसमें कटौती कर ली जाएगी। ये इशू है। क्या वाक़ईतन ये इशू है? और सदर साहब ने ये फरमाया है कि जनाब ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रखकर कौमी मफाद जो है उसको मुकद्दम रखना चाहिए, उसको मुकद्दम रखना होगा। और वो कहते हैं दरियाए सिंध से नहरें निकालने के यकतरफा फैसले की मैं हमायत नहीं कर सकता। ये सदर साहब ने कहा है। ये असल इशू है क्या? ये आपके सामने रखेंगे। और फिर जो नायबीन मुकर्रर कर दिए गए हैं वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी साहब के, और क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो नाराज़ हैं इस हवाले से? और जो परवेज़ खटक साहब हैं उनको क्या ज़िम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं मुशीर बराए अमूर दाखिला के हवाले से? इस पर बात करेंगे। बोले जरदारी साहब वाला इशू जो, इसी पे बात कर लेते हैं। जरदारी साहब ने ज़ाहिर है आइन के आर्टिकल 56 के तहत खिताब करना होता है और उन्होंने खिताब किया, और जो हुकूमत की पॉलिसियाँ थी और जो प्रोजेक्ट्स थे और जो इक़दामात थे माशी इस्तेहकाम के हवाले से, मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से, सियासी इस्तेहकाम के हवाले से, वो गिनवाए, उनकी तारीफ़ भी की उन्होंने। उन्होंने ये भी बताया कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें रिकॉर्ड इज़ाफ़ा हुआ है। ये पीटीआई वाले जो हैं ये तो कह रहे थे ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में पैसे भेजना बंद करें, लेकिन जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार मेरे सामने आए हैं उसमें फरवरी में 3 अरब 1 करोड़ डॉलर जो हैं वहाँ से आए हैं। सॉरी, 3 अरब 10 करोड़ डॉलर वहाँ से आए हैं पाकिस्तान में फरवरी के महीने में। जो गुज़श्ता साल यानी 2024 फरवरी में जो रकूम आई थी बाहर से, वो उनसे 39% ज़्यादा है इस साल जो रकूम आई है। बहरहाल उन्होंने साथ ही ये वाला मामला जो है, ये नहरों वाला जो इशू है, इसको उन्होंने छेड़ा और इसमें उन्होंने कहा जनाब दोबारा गौर करें, देखें ज़रा मामले को, ये कौमी मफाद में मामला होना चाहिए। इसके बाद जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इफ्तार डिनर भी दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एजाज़ में, और उसमें फिर पीपल्स पार्टी के लोग जो थे वो भी रहनुमा जो हैं वो मौजूद थे और बड़े खुशगवार मूड में बातें हुई हैं, पता ये चला है। तो दोनों तरफ से इस हवाले से, मुलाकात के हवाले से या इफ्तार डिनर के हवाले से प्रेस रिलीज जारी किए गए और दोनों मिलते जुलते हैं। एक तो ये है कि जनाब जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन पर एतमाद का इज़हार किया है, एक बात होगी। और उन्होंने जो हुकूमती अमूर में मशावरत पर अतहादियों के साथ जो मशावरत की गई है, यानी ये वाले जो हैं वो कहते हैं उसमें उन्होंने मशवरा करने पे उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और ये वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि जो नहरों वाला इशू है ना, ये मामला खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी है तो एक कौमी जमात, लेकिन उसका जो बड़ा मोर्चा है, जहाँ वो मोर्चा बंद है, वो सिंध में है। और उसके पास जो हथियार हैं अपनी सियासत के लिए, सियासी हथियार जो हैं, वो पानी का एक बहुत बड़ा हथियार है उनके पास। पहले कालाबाग डैम खेलते रहे, अब ये नहरों वाला इशू आ गया है। अब मेरी इत्तला के मुताबिक जरदारी साहब जो हैं, ये जो प्लान है, नहरों वाला प्लान है, इस पे वो रजामंद थे, इनकी मर्जी शामिल थी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सिंध में ये रौला शोला पड़ गया ना, एहतजाज शुरू हो गए, स्टूडेंट्स बाहर आ गए और फिर जो वहाँ कौम परस्त तंजीमें हैं वो मैदान में आ गई, हत्ता के जो जुल्फकार जूनियर हैं, जो कज़न हैं इनके बिलावल भुट्टो जरदारी के, वो भी जनाब मैदान में आ गए हुए हैं। अब मैंने अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी के पास जो हथियार होते हैं उनमें एक पानी वाला हथियार जो है, सियासी हथियार, ये भी इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ जब ये रौला शोला बढ़ गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये समझाया अब्बा जी को कि अब्बा जी अगर हम इस पे खामोश रहे ना तो ये तासर जाएगा कि हम हुकूमत की या इस मंसूबे की हमायत कर रहे हैं, तो हमारी सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के मशवरे पे
صدر مملکت نے یہ ایشو جو ہے یہ پارلیمنٹ میں ریز کیا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کیا؟ بات تو ٹھیک ہے بلاول بھٹو زرداری کی، اگر پانی پہ کھیلنا ہے، پانی پہ سیاست کرنی ہے وہاں کے سیاستدانوں نے، وہاں کی تنظیموں نے، تو پھر پیپلز پارٹی کو پیچھے رہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کیوں اپنا ووٹ بینک جو ہے اس میں کمی اس وجہ سے کروائے کہ جناب یہ بولے نہیں ہے۔ اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے جناب ارسا نے واٹر شیئرنگ فارمولے کے تحت اس منصوبے کی، جو نہر والا جو منصوبہ ہے، اس کی منظوری دی ہے 4:1 کے ریشو سے، یعنی 4 ممبران ایک طرف تھے، 1 ممبر جو تھے سندھ والے جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ بہرحال اکثریت رائے کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے یہ منظور کر لیا گیا۔ تو اب اس کے پیچھے ہے کون؟ اس منصوبے کے پیچھے دراصل ہماری فوج ہے، اور فوج میں بھی دراصل جو حافظ عاصم منیر ہیں آرمی چیف، ان کی بڑی دلچسپی ہے اس میں۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ ارسا کے وس کا روگ نہیں ہے، یہ معاملہ اس سے بڑا ہو گیا ہوگا۔ اس کو مشترکہ مفادات کی کونسل جو ہے اس میں رکھا جانا چاہیے، وہاں پانی کی تقسیم کا فارمولہ جو ہے اس کی منظوری لی جانی چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے، میری اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مشترکہ مفادات کی جو کونسل ہے نا اس کو انوالو کرنا پڑے گا اس معاملے میں، اور جو اس کی اوپن ڈبیٹ، کھلی بحث ہونی چاہیے اس پہ، سندھی زبان میں بھی ہونی چاہیے، قومی زبان میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل میں یہ سندھ کا پانی لے رہا ہے پنجاب، یا پنجاب جو ہے یہ اپنا حصہ لے رہا ہے۔ اب یہ پروجیکٹ ہے کیا؟ اچھا، یہ سندھ بھی اہم ہے، پنجاب بھی اہم ہے، لیکن سب سے بڑھ کے جو سب سے اہم ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی ترقی ہے، پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان کی یکجہتی ہے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہے کیا؟ یہ کوئی 176 کلومیٹر نہر ہے، یہ نکالی جا رہی ہے، یہ ہیڈ سلیمان کی سے، سلیمان کی ورک سے یہ نکالی جائے گی اور جائے گی جناب یہ مروٹ چولستان تک، فوٹا باس آپ کہہ سکتے ہیں، چولستان تک یہ نہر جانی ہے، اور پھر اس میں 2 اور برانچ کینال سے نکلنی ہے، وہ 120 کلومیٹر ایک ہے اور دوسری بھی 120 کلومیٹر ہی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ فیز 1 ہے، اور فیز 1 میں اگر یہ نہریں بن جاتی ہیں تو یہ جناب 12 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے، بنجر زمین ہے، وہ زیر کاشت لائی جا سکے گی اس پانی سے، اور یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے، یہ پنجاب حکومت کی زمین ہے جو 20 سال کے لیے لیز پر دی جائے گی آباد کاری کے لیے، اور پھر اس میں 10 سال کی توسیع ہو سکے گی، لیز جو ہے اس میں 10 سال کی توسیع جو ہے وہ بھی ہو سکے گی۔ 30 سال کا کہہ لیں آپ یہ پروجیکٹ ہے، 30 سال کے لیے لیز پہ دی جائے گی یہ زمین جو ہے۔ اب یہ جو ہے یہ 225 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے ٹوٹل، اور یہ جو کہہ رہے ہیں 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، 7 نہریں نکالی جا رہی ہیں، کوئی 6-7 نہریں نہیں نکالی جا رہی، اور دوسری بات یہ کہ یہ دریائے سندھ سے نہیں نکالی جا رہی، نہ ہی زرداری صاحب نے دریائے سندھ کہا ہے، انہوں نے سندھ ریور سسٹم کہا ہے۔ سندھ ریور سسٹم وہی ہے کہ جو پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت تمام جو دریا ہیں کہ صوبے کو کتنا حصہ ملنا ہے، وہ ریور سندھ جو ہے سسٹم، وہ سسٹم ہے، دریائے سندھ سسٹم کی بات کر رہے ہیں وہ۔ اب یہ نکلنی ہے سلمان کی ہیڈ ورک سے، اور سلمان کی ہیڈ ورک کہاں پہ ہے؟ یہ دریائے ستلج پہ ہے، جو پانی کی تقسیم کا ہمارا بھارت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس میں ستلج، دریائے ستلج جو ہے وہ تو ہے ہی بھارت کے پاس، لیکن باقی دریائے اس میں کیسے انوالو ہوتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ وہ سندھ والے وہ کہہ رہے ہیں جناب ایسے ہوا میں وہ لگے ہوئے ہیں، ان کی بات میں بھی کسی حد تک وزن ہے، کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے ان کا جو احتجاج ہے، لیکن ان کی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ جناب زبردستی ہم جناب اس کے پیچھے فوج ہے اور اس کا نام جو ہے وہ شہید محفوظ کے نام پہ رکھ دیا گیا ہے، نشان حیدر ہے ان کے پاس، ہمارے ہیرو ہیں، تو جناب یہ نہر جو اندر دھند بنا دی جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پہ کھلی بحث ہونی چاہیے، معاملات، سارے معاملات جو ہیں سامنے رکھے جانے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پنجاب والے ہیں یا جو یہ پروجیکٹ لا رہے ہیں، منصوبہ لا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب 6 ماہی نہر ہوگی، 6 ماہ چلے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اپریل اور مئی میں
یہ पंजाब का जो हिस्से का, हमारे हिस्से का जो पानी है, पंजाब के हिस्से का पानी, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इस नहर को चलाने के लिए। और जून, जुलाई और अगस्त 3 माह वो कहते हैं, अगर सैलाब का पानी आ जाता है, भारत पानी छोड़, जैसे गुज़श्ता साल जो हुआ है, भारत ने वो वहां सैलाब आ गया था, वो कंट्रोल नहीं कर सके थे, तो उन्होंने फिर ये पानी जो है पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था। अब दरिया सतलुज जो है उसकी मुसीबत ये है कि वो गहरा दरिया नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे सड़क है थोड़ी सी गहरी, इस तरह का वो दरिया है। और पानी जो है अगर वहां से छोड़ा जाता है भारत से, तो फौरी तौर पे जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहां सैलाब आ जाता है, तबाही मच जाती है। गुज़श्ता साल, पिछले साल ऐसा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं जनाब, हेडवर्क से हम, सलमान की हेडवर्क से हम एक नहर निकालेंगे 176 किलोमीटर, जो चोलिस्तान तक जाएगी, और वहां फिर 2 जो है ब्रांचेस जो हैं, वो छोटी नहरें उससे वो निकाली जाएंगी, और उससे 12 लाख एकड़ अराजी जो है वो सैराब होगी। और वो कहते हैं उसके बाद सितंबर आ जाएगा, तो सितंबर में फिर जो हमारे हिस्से का पानी होगा, 1 माह के लिए हम उस पानी को सितंबर में इस्तेमाल करेंगे, जो पंजाब का हिस्सा होगा। ये है इनकी प्लानिंग। और ये इसके लिए जो मसला है, जो मैंने कहा ना, ये वो भी सही कह रहे हैं, जो सिंध वाले हैं वो भी ज्यादा गलत नहीं कह रहे हैं। अब मसला ये है कि जो वाटर शेयरिंग फार्मूला है, उसके अंदर जब हमारा भारत के साथ माहदा हुआ है दरियाओं की तकसीम का, 2 दरिया हमारे हिस्से में आए, 3 वो ले गए। तो वो अब इन्होंने ये किया कि ज़ाहिर है हमारा यहाँ नहरी निज़ाम है, इसको जारी और सारी रखने के लिए इन्होंने फिर वो लिंक कैनाल्स बनाई थी। और वो ये थे, एक तो ये है जनाब, चिनाब से, हेड रसूल से कादराबाद तक एक लिंक कैनाल है, और फिर उसके बाद जेहलम, दरिया जेहलम पर कादराबाद से बल्लोकी तक, रावी पे यहाँ तक एक नहर है, लिंक कैनाल। और फिर बल्लोकी से सिलमान की जो दरिया सतलुज पे है, ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, हेडवर्क जो है, वहां तक एक नहर बनाई गई। तो ये नहरें जो हैं, इनकी जो कैपेसिटी है ना, गुंजाइश जो है पानी की, वो बढ़ाई जा रही है। यानी पहले, मुझे अब एग्जैक्ट अदाद शुमार का नहीं पता कि जितने मिलियन या जितने क्यूसेक पानी पहले आता था, अब उसकी जो कैपेसिटी है रीमॉडल किया जा रहा है। उसको रीमॉडल करने से ज़ाहिर है जो पानी सिंध का पानी है, उसका फ्लो जो है वो भी कम होगा ना। ये है तो इनका अपना पानी, बकौल इनके वैसे जो कागजों में है इन्हीं का पानी है। लेकिन मसला ये है कि जो सिंध वाले हैं, उनका जो फ्लो है वाटर का, पानी का, वो कम हो जाएगा। और वो वैसे जो दादशुमार वो दे रहे हैं ना सिंध वाले, ये जो इन्होंने फिजिबिलिटी बनवाई है, मेरा ख्याल है ये इन्होंने बनाई है जो एशियाई तरक्याती बैंक से, और उनके पास पुराने दादशुमार हैं। वो कहते हैं इतना पानी गिरना चाहिए जनाब हर सूरत में समुद्र में, वरना जनाब दलदल हो जाएगी, ये हो जाएगा, इस तरह की बातें वो करते हैं। लेकिन वो जो अदाद शुमार है वो ये बताते हैं कि हर साल जो जितना मतलूबा पानी है जो समुद्र में गिरना जरूरी है, उससे ज्यादा पानी जाता है, और फिर सैलाब भी आते हैं। तो ये रीमॉडल करने की वजह से वो थोड़े से परेशान है, बल्कि वहां फिर प्रोपेगेंडे के जरिए वो परेशानी जो है वो बढ़ा दी जाती है। ये इशू है, इसमें बना होगा। और जो वो कह रहे हैं ना, जो उनके तफजात हैं, जो मुझे समझ आ रही है सिंध वालों के, वो ये कैनाल नहीं है। पहले मेरे ख्याल इन्होंने एक से ज्यादा नहरें बनाने का प्लान किया था, फिर बाद में वो प्लान जो है वो तब्दील करके सिर्फ एक ही नहर जो है 176 किलोमीटर वाली, ये हेड सलमान की से जो जानी है, ये एक ही नहर जो है ये अब बनाई जा रही है। अच्छा, मामला बेयकीनी का है। वो कहते हैं ना पंजाब जो है ना, ये हमारे साथ ज्यादती करता है। ये कह रहे हैं ना कि 6 माह के लिए हम शिशमाही नहर होगी। वो कहते हैं जनाब ये शिशमाही का कह के ना फिर इसको पूरा साल चलाएंगे और हमारा पानी ले जाएंगे। वैसे तो वो जो हिस्सा बना हुआ है उसके तहत, जो अथॉरिटी के तहत जो काम शाम होते हैं, लेकिन वो कहते नहीं, पहले भी ये हमारे साथ ज्यादती करता है, अब भी ये ज्यादती करेगा। जो इस प्रोजेक्ट के हामी है ना, जो वकील हैं इसके, वो ये कहते हैं कि जनाब इंडस बेस इरिगेशन सिस्टम जो है ना, इसमें 4.566 मिलियन एकड़ फुट पानी जो है उसकी मकदार जो है वो बढ़ाई जाएगी। और वो कहते हैं जनाब 2028 में भाषा डैम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, काम शुरू कर देगा, और 2027 में मेहमन डैम जो है वो काम शुरू कर देगा। तो उससे 7.06 मिलियन
एकड़ फीट पानी जो है ना, वो जनाब वो कहते हैं कि ये इजाफा हो जाएगा पानी में, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि जनाब 6 नहरें निकाली जा रही हैं, वो 6 चूनी नहर एक ही है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं? उनका एहतजाज किस बात पे है? वो ये कहते हैं कि जनाब सिंध में जो फसलों की काश्त है वो पहले शुरू हो जाती है पंजाब की निस्बत, और उस वक्त सिंध को पानी की जरूरत होती है। तो जो पानी की तकसीम का फार्मूला है, उसके तहत जितना पानी मिलना होता है उतना पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन पंजाब वाले उसमें जो कहते हैं ना बेयकीनी एक पाई जाती है पंजाब के हवाले से, वो ये कहते हैं कि पंजाब वाले ये कहते हैं कि ये जो मंगला डैम है जो झेलम पे बना हुआ है, उसकी बजाय ये जनाब तिरबेला डैम से ये पानी मांगते हैं उस वक्त। उससे होता क्या, वो कहते हैं जनाब जो सिंध में पानी का फ्लो है ना, रवानी है, वो सुस्त पड़ जाती है, और जितने क्यूसेक पानी उनको मिलना चाहिए उससे कम मकदार में पानी वहां जाता है सिंध में, उनका ये कहना है। और वो कहते हैं कि उसका फिर ये पंजाब वाले वारदात ये डालते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब मंगला डैम जो है उसको भरने दिया जाता है, दरिया सिंध का जो पानी है जिसको तिरबेला कमांड कहते हैं, वहां से ये पानी लेते हैं, और जो मंगला है उसको भर लेते हैं, और कहते हैं जनाब बाद में जो मंगला है इसमें हिस्सा तो सबका है, लेकिन पंजाब जो है जी उसका ना मंगला वाला डैम जो है इसके होली सोली मालिक बन के बैठे हुए हैं। ये उनको प्रॉब्लम है। यानी मसला सिर्फ यही है कि अदम एतमाद का। अगर उनको ये समझाया जाए, मिल बैठ के ये मामला तय किए जाए, कोई पक्का किस्म का माहदा जो है वो अमल में लाया जाए, फिर ये मसला मेरा ख्याल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जनाब इस पे एहतजाज हो और शोर शराबा हो। जब उनको समझाया जाएगा, वो जितने भी लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनको बिठाएं सामने, ये सारे मामला जो भी हैं, जिस तरह की वकालत वो साफियों के सामने की जा रही है, उनको अदाद शुमार दिए जा रहे हैं। बड़ी माजर के साथ में ये बात कर रहा हूँ कि जनाब ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा मनसूबा है, बड़ा अच्छा मनसूबा तो उनके सामने भी रखें। ये रौला जरूर पवाना तुसी, बजाय फायदे दे नुकसान कर बैठना। उन्होंने बिठाओ जेडे भी है उत्थे, जेडे भी एहतजाज कर रहे हैं, लियाओ उन्होंने। मैं इसीलिए तो कह रहे हैं कि खुली बहस करवाओ और सीधी विच भी करवाओ। तमाम टीवी चैनल्स में ये बहस होनी चाहिए, ये इजाजत दी जाए तमाम चैनल्स को, बल्कि ये डायरेक्शन जारी की जाए कि जनाब ये मफादियामा का मामला है, इस पे ओपन डिबेट करवाई जाए, बल्कि ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए इस पे। सिंध के जितने भी लोग हैं जो लीड कर रहे हैं एहतजाज को, तो उनको बुला लिया जाए, उनको बिठा लिया जाए सामने, और जो इसके हामी है वो भी बैठ जाए, जो मुखालिफ है वो भी फैसला फिर अवाम को करने दिया जाए। और मुझे जो लग रहा है, जो मुझ तक अदाद शुमार पहुंचे हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट के हामी है ना, वो गलत नहीं है, वो दुरुस्त हैं। और दूसरी तरफ जो सुनने में आ रहा है, जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो एक गलत फहमी जो है, ये आप कह सकते हैं कि गलत फहमी का नतीजा। और फिर एक और बात जो मुझे कही उन्होंने, जो इसके मुखालिफ हैं, वो कहते हैं जनाब ये जो चश्मा जेहलम जो लिंक कनाल है ना, ये भी आप वो देख लें, वो कहते हैं जनाब चेक कर लें आप रिकॉर्ड, ये जनाब फ्लड वाटर कैनाल है, ये भी 6 महीने वाली थी, लेकिन अब इसको पूरी नहर के तौर पे वो कहते हैं जनाब इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा साल इसमें पानी चलता है। वो कहते हैं इसी तरह ये जो कैनाल बना रहे हैं जनाब, चश्माही होगी नहर जो है, इसी तरह का मामला इसके साथ करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जनाब जो तिरबेला डैम है ना, उसकी जो पानी जमा करने की कैपेसिटी है ना, उसमें 40% तक कमी आ चुकी हुई है, वो उसमें गार शार वो भर भर गई हुई है। तो वो कहते हैं वो तिरबेला जो है वो जनाब सिंध के खाते में डाला हुआ है, नहीं सॉरी, वो कह रहे हैं जो तिरबेला है वो सबके हिस्से में डाला हुआ है, और जो मंगला है इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है पंजाब ले जाता है, बल्कि होली सोली मालक बना हुआ है इसका। वो कहते हैं ये तहफुजात हमारे दूर होने चाहिए। अगर ये तहफुजात दूर कर दिए जाते हैं, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एक मरतबा फिर अर्ज कर रहा हूँ कि ये मामला जो है ये इतना पेचीदा नहीं है, इतना लड़ाई वाला मामला नहीं है, सामने सारा कुछ रख दिया जाए। अब पहले तो ये देखना दरिया सिंध पे नहरें बन रही हैं, अब दरिया सिंध से नहरें, सिंध रिवर सिस्टम से, उसमें सारे दरिया, ये मैंने बताया ना, सतलुज का जो इंडिया के पास है, भारत के पास है, उसका बराह रास्त सिंध से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये सिंध रिवर सिस्टम का जो मामला है ना, जो वाटर शेयरिंग फार्मूला
सारे दरिया मिल मिला के जो है वो पूरे पाकिस्तान को सैराब करते हैं, ये वो वाला मामला है। और दूसरी जो मैंने बात की है, मैंने कल भी ये विलाग किया था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हवाले से, कि वो उन्होंने सेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था को शायद वो जनाब सुबकदोश हो जाएं, और फिर मैंने उसका पूरा आगे पीछे बयान किया था। तो अब ये पता चला है कि जनाब परवेज़ खट्टक को मुशीर बराए अमूर दाखिला मुकर्रर करने पे जो हमारे मोहसिन नकवी साहब हैं वो नाराज़ हैं। और जो ये कैबिनेट में तस्वीर के बाद पहला इजलास था जिससे खिताब किया वज़ीर आज़म ने, मेरी इत्तला के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब उस इजलास में शरीक नहीं हुए। जब वो खिताब कर रहे थे ना वज़ीर आज़म साहब, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। अब मैंने ये पता किया कि जनाब अगर मोहसिन नकवी साहब भी नाराज़ हैं और परवेज़ खट्टक साहब को आप ले आए हैं, और मेरी इत्तला के मुताबिक परवेज़ खट्टक साहब जो हैं ये मुशावरत के बगैर, मोहसिन नकवी की मुशावरत के बगैर आए हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इनका नाम तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है, और मोहसिन नकवी साहब भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, तो परवेज़ खट्टक साहब को लाने की क्या जरूरत थी? तलाल चौधरी साहब को भी ले आए हैं आप, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला व नारकोटिक्स, तो उनको क्यों लाया गया? अब कहा जा रहा है कि ना मोहसिन नकवी साहब काम बड़ा अच्छा करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, उनकी स्पीड भी है, लेकिन मसला यह है कि बतौर वज़ीर दाखिला उनकी जो वो इंटरेक्शन सहाफ़ियों के साथ जो मामले जो मीडिया पे जो बात करने वाली होती है, वो उससे थोड़ा सा घबराते हैं, मीडिया पे नहीं आते, ये उनकी आदत नहीं है, ये उन्होंने कोई फैसला कर रखा हुआ। वैसे तो वो 4-4 मीडिया हाउसेस के मालिक हैं, लेकिन वो सहाफ़ियों के साथ वज़ारत दाखिला के अमूर पे कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो कोई भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, जैसे माजी में होता था। तो वो कहते इस काम के लिए उन्हें एक मावन की जरूरत थी, और वो मावन तलाल चौधरी की शक्ल में उन्हें फराहम कर दिया गया। एक बात तो परवेज़ खट्टक साहब क्यों आए हैं? तो परवेज़ खट्टक साहब के बारे में ये पता चला है कि जो उनका जो किरदार है ना वो महदूद होगा, वो खैबर पख्तूनख्वा और ज्यादा से ज्यादा बलूचिस्तान की हद तक मामलात होंगे। और वजह उसकी ये बयान की जा रही है, बताया जा रहा है कि जनाब एक तो ये कि परवेज़ खट्टक साहब की जो मादरी ज़बान है वो पश्तो है, और जो अमन अमा की सूरत बिगड़ी हुई है जिन इलाकों में, वो सारे पश्तो बोलने वाले लोग हैं। तो उनके साथ उनकी बात समझने के लिए जो परवेज़ खट्टक साहब हैं ये बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और दूसरा ये कि परवेज़ खट्टक साहब जो हैं, ये जो पख्तूनों की सकाफत है, जो जिरगे वगैरह की रवायत है, उसको भी पंजाबियों की निस्बत या उर्दू स्पीकिंग लोगों की निस्बत ये बेहतर जानते हैं। तो इसलिए उधर वाले जो मामलात हैं वो देखने के लिए उनकी ज़बान और सकाफत के हवाले से परवेज़ खट्टक साहब के किरदार को अहमियत दी जा रही है। इसलिए वो कहते हैं जनाब परवेज़ खट्टक साहब को ये जिम्मेदारी जो है ये सौंपी गई है। अब देखिए आगे जाके मामलात किस तरफ जाते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।